सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कॉमन स्किन डिजीज के बारे में जो कि हमें जो है अर्ली यंग एज से लेकर जो है वो अर्ली मिडिल एज में हमें जनरली देखने के लिए मिल जाती है और बेहद ज़्यादा कॉमन होती है। और इन सब के साथ साथ ही ये हमारे शरीर के एक सबसे महत्वपूर्ण अंग को प्रभावित करती है। और क्या आप जानते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? वो है हमारा फेस। तो जी हाँ, ये अफेक्ट करती है स्किन डिजीज़ हमारे फेस को, और जिसे कि हम खूबसूरत बनाए रखने के लिए और अच्छे से अच्छा बनाए रखने के लिए बेहद ज़्यादा यत्न करते हैं। और वहीं ये उसी पार्ट को, उस महत्वपूर्ण अंग को यानी कि फेस को अफेक्ट कर देती है। तो अब आप सोचिए कि मैं किस डिजीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ पिंपल्स यानी कि एक्ने, जिसे कि आयुर्वेद में युवान पीड़िका के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसे पहचानेंगे कि आपको एक्ने हो रहे हैं, और अगर ये हो भी जाते हैं तो आपको कैसे इसे अर्ली स्टेज पे आप इसे रोक सकते हैं और कब आपको जो है प्रॉपर या किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हम आज इसके बारे में एक नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो एक्ने होता क्या है। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें हेयर फॉलिकल्स, जो हमारी स्किन होती है, यहाँ पे अंदर जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स प्लग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। किसके द्वारा? ऑयल से या फिर डेड स्किन सेल से। जी हाँ, हेयर फॉलिकल्स का प्लग हो जाना ऑयल्स के द्वारा या फिर डेड स्किन सेल्स के द्वारा, यही एक्ने का कारण बनता है। एक्ने, इसी को एक्ने कह देते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे वाइट हेड्स बन जाते हैं, ठीक है, या फिर ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, और कभी कभी या फिर जो है पिंपल्स बनने लग जाते हैं। मोस्ट कॉमनली हमें टीनेजर्स में या फिर यंग एडल्ट्स में देखने के लिए मिलती है, और या फिर आप यूँ कह सकते हो कि इफेक्ट तो ये किसी भी एज को करती है, लेकिन मोस्टली आपको टीनेजर्स पे और यंग एडल्ट्स में देखने के लिए मिलेगी। अगर एक नज़र डालें इसके लक्षणों पे कि कैसे पहचानेंगे क्या इसके लक्षण होते हैं, तो इस बारे में ये बात करते हुए ये कहा जाता है, वैसे तो डिपेंड करते हैं इसके लक्षण सीवियरिटी पे। जितनी जितनी इसकी सीवियरिटी होती जाएगी डिजीज़ की, वैसे वैसे इसके लक्षण आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन यूजुअली आपको वाइट हेड्स देखने के लिए मिलेंगे। वाइट हेड्स में क्या होगा? वाइट हेड्स का मतलब होता है क्लोज्ड प्लग पोर्स, मतलब जो पोर्स होते हैं उनका पोर्स का क्लोज हो जाना। ब्लैक हेड्स का मतलब हुआ ओपन होना, और स्मॉल रेड या फिर टेंडर बम्प्स यानी कि पैप्यूल्स, मोटे मोटे से दाने जैसे दिखाई देंगे। कुछ केसेस में उनमें पस आने लगता है, ऐसा दिखेंगे, जिसे हम पस्ट्यूल्स कहते हैं। या कई बार ऐसा होगा कि आपको अंदर का एरिया मोटा सा फूला सा होगा और वो ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होगा, नोड्यूल जैसा बना हुआ होगा, ये देखने के लिए मिलता है। या फिर सिस्टिक लेजन देखने के लिए मिलेगा, यानी कि पेनफुल होगा और पस फिल्ड एक लेजन बन जाएगा जिसमें पस भरा हुआ होगा और वो काफ़ी पेनफुल होगा। तो ये अलग अलग स्टेजेस पे हमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये सभी एक्ने के अंतर्गत आते हैं। बात करें अगर इसके बाद थोड़ा सा नज़र डालें हम कारण पे, कॉजेज़ पे, तो कॉजेज़ जो इसके कारण बताए गए हैं उनमें 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला ये कि अगर ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ऑयल का मतलब हुआ एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि सीबम का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाए तो, या फिर हेयर फॉलिकल्स वहीं पर प्लग हो जाएं ऑयल के द्वारा, या फिर डेड स्किन सेल्स से, या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे हो जाए, या फिर इन्फ्लेमेशन के वजह से, ये कारण बनते हैं आपके एक्ने के। इसके बाद हम चलते हैं कि अफेक्टेड एरिया, तो मोस्टली अफेक्ट करता है ये फेस को, फोरहेड को, अपर बैक को और शोल्डर्स को। दीज आर द 4 मेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर अफेक्टेड बाय द एक्ने। द फर्स्ट वन इज द फोरहेड, फेस, अपर बैक का पीठ का ऊपर का हिस्सा, और शोल्डर्स। ये इन्हीं एरियाज पे हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर अब आगे चलते हुए देखेंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसे ट्रिगर पॉइंट का काम करती हैं इसके लिए, या इसे बढ़ा सकती हैं, ख़राब बना सकती हैं, वर्सन कर सकती हैं, तो उनमें आता है हार्मोनल चेंजेस पहली चीज़। क्योंकि होता क्या है कि जो टीनेजर्स वाली एज होती है, अर्ली प्यूबर्टी वाली एज होती है, यंग स्टेज होती है, उस समय बॉयज़ और गर्ल्स में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड्रोजेंस क्या करता है उस समय? एंड्रोजेंस की वजह से सिबेशियस जो ग्लैंड्स होती हैं, वो सिबेशियस ग्लैंड्स बड़ी हो जाती हैं, जिससे वहाँ जो ये सीबम होता है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो ये एक्ने का कारण बन जाता है इस एज पे।
इसके अलावा अगर कुछ लोग कुछ मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है या फिर जिसमें टेस्टोस्टेरोन है या लिथियम है, तो उनको भी इसकी वजह से जो एक्ने हो सकते हैं। या फिर डाइट में अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले रहे हैं, जैसे कि आप ब्रेड ज़्यादा ले रहे हैं, चिप्स वगैरह ये सब खाते हैं, तो भी ये आपका चीज़ को सीवियर बना देगा या बढ़ाएगा, ट्रिगर पॉइंट का काम करेगा। स्ट्रेस की वजह से ये होते तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस से ये बढ़ जाते हैं। अगर आपका कभी थोड़ा बहुत होने का कारण बना हुआ है या शुरू हो रहा है, तो ये आपका उससे स्ट्रेस से बढ़ जाएगा। और इसके अलावा चॉकलेट है या फिर ग्रीजी प्रोडक्ट्स, जो तली हुई चीज़ें होती हैं, ये भी इसको बढ़ा देती हैं। तो ये तो बात हो गई कि ट्रिगर पॉइंट्स इसके क्या क्या होते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे कि क्या आगे जाकर ये एक्ने ही रहता है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर देता है। तो ये देखा गया जनरली कि जो डार्कर स्किन वाले, जिन लोगों का कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करती है इन कंपैरिजन टू जिनका कलर कम डार्क होता है उनकी अपेक्षा। दूसरा, ये स्कार्स बना देती है फेस पे। पिटेड स्कार्स भी हो सकते हैं, नॉन पिटेड स्कार्स भी हो सकते हैं। स्किन चेंजेस हो जाते हैं, मतलब जहाँ एक्ने हुआ होता है और एक्ने ठीक हो जाए तो उस एरिया की स्किन या तो डार्क हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा, या फिर स्किन उस एरिया की लाइट हो जाएगी, यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा। बात हो गई कॉम्प्लिकेशंस की, कॉजेज़ की, सिम्टम्स की। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स में इसके आते हैं कि मोस्टली एज तो हमने आपको बताया कि टीनेजर्स वाली एज पे ही ये जनरली देखने को मिलता है। हार्मोनल चेंजेस इसके लिए रिस्क फैक्टर्स हैं। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है तो भी एक्ने हो जाएगा, और अगर आप ग्रीजी या ऑयली सब्सटेंसेस ज़्यादा खाते हैं तो भी आपको एक्ने होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। हमने एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू इसके देखे, थोड़ा सा मॉडर्न का पार्ट देखा। अब हम एक नज़र डालते हैं अपने आयुर्वेदिक एस्पेक्ट पे कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या कहा गया। तो जी हाँ, आयुर्वेद में हम एक्ने को जानते हैं युवान पीड़िका के नाम से। इसके बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा है निदान स्थान में, शालमली कंटक प्रख्या कफ मारुता शोणिते जायंते पीड़िका यूनाम वक्त्रे या मुख दूषिका। देखिए कितना सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने बोला है कि शालमली मतलब होता है सेमल। तो सेमल के जो कांटे होते हैं, कंटक सेमल के जो कांटे होते हैं, बिल्कुल उसके समान ये होता है, उसके समान होता है। और इसमें कफ और वायु दोष की अधिकता होती है और के समान ये पीड़िका हो जाती है, और इसे मुख दूषिका या युवान पीड़िका के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो उपमा दी गई है वो दी गई है सेमल के कांटों के समान। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही होता है एक्ने जो होते हैं। तो वहीं पे सुश्रुत के चिकित्सा स्थान में इसकी चिकित्सा के लिए भी एक लाइन कही गई है, यौवने पीड़िका स्वेशेष विशेषेष छर्दनम हितम, यानी कि सभी प्रकार की युवान पीड़िकाओं में विशेष रूप से वमन कर्म कराने के लिए कहा गया है। वमन उल्टी नहीं है, वमन एक पंचकर्मा की प्रोसीजर है, शोधन प्रक्रिया है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया है, ये ही कराने के लिए कहा जाता है। और यही इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है कि हम लोग अगर एक्ने हो जाते हैं युवान पीड़िका तो उसमें सबसे पहले वमन कराते हैं। ये कफ और वात दोष की दुष्टि को दूर करता है, और उसके बाद संशमन चिकित्सा यानी कि मेडिसिन अगर ज़रूरत होती है तो दी जाती है। तो आपको अगर इस तरह के एक्ने ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिए और उनके द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट को लीजिए। अगर आप वमन कर्म कराना चाहते हैं तो किसी प्रॉपर पंचकर्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर की निगरानी में, ऑब्जर्वेशन में ही करवाइएगा, ऐसे नहीं करिएगा, क्योंकि कभी कभी इनके आफ्टर इफेक्ट्स अगर गलत भी हो जाए प्रोसीजर तो इसके इफेक्ट काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो उनके ऑब्जर्वेशन में ट्रीटमेंट लीजिए, साथ ही साथ जो मेडिसिन एडवाइस करें उन्हें लीजिए। और यहाँ मैं कुछ जनरल चीज़ें बता रही हूँ जो आप इनिशियल स्टेज पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको लेना चाहिए गिलोय और नीम का काढ़ा, ये बेहद अच्छा होता है स्किन के लिए क्योंकि ये ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है। तो गिलोय और नीम का काढ़ा बना के दिन में एक बार ज़रूर लीजिए। इस केसेस में आप वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए, दिन में पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। अजवाइन, सौंफ और गुड़ का पानी जो मैं हमेशा कहती हूँ, सुबह खाली पेट 1 कप पानी, उसमें आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ और थोड़ा सा गुड़ का पीस डाल के उबालिए। जब अच्छे से उबल जाए तो उसे छान कर सुबह खाली पेट डेली लीजिए। स्टमक वॉश होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार डाइजेशन प्रॉपर ना हो जाने की वजह से भी लोगों को एक्ने होता है, और हम लोग सिंपल डाइजेशन का ट्रीटमेंट करते हैं और एक्ने ख़त्म हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपका कि डाइजेशन अच्छा रहे, इसके लिए अजवाइन, सौंफ, गुड़ का पानी लीजिए। और फ्रूट्स अपने डेली डाइट में बढ़ा दीजिए, स्पेशली वो फ्रूट्स लीजिए जो कि फाइबर रिच हों और जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, इस तरह के फ्रूट्स ज़्यादा मात्रा में लीजिए। और एक चीज़ ज़रूर लीजिए, गाजर,
चुकंदर और टमाटर का सूप बनाकर बिना कोई भी बटर वगैरह डाले हुए सिंपल स्पाइसेस के बिना आपको जो है इसे डेली लीजिए। डेली इंटेक करने से आप देखिए आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि ये ऑयली स्किन पे ऑयल वगैरह के मैंने बताया था कि इसके रुक जाने की वजह से ही होता है हेयर फॉलिकल्स पे, तो मुल्तानी मिट्टी इन केसेस में बहुत अच्छी रहती है। मुल्तानी मिट्टी लाकर उसका आप दिन में एक बार लेप करिए, वो काफ़ी अच्छी रहेगी इस केस में। और दिन में कई बार आप अपने फेस को बार बार धोते रहिए अच्छे से, ताकि आपका जो ऑयल स्किन पे आ रहा हो वो निकलता रहेगा। अगर आपका ये सब ठीक हो जाने के बाद ब्लैक हेड्स रह गए हैं, तो ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए सबसे अच्छा उपाय एक आता है नो मार्क्स का स्क्रब सोप। नो मार्क्स के कई सोप आते हैं, लेकिन नो मार्क्स का जो स्क्रब सोप होता है उसे आप डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करिए, तो जो आपके ब्लैक हेड्स रह गए होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये सोप आप तभी यूज़ करिएगा जब आपके एक्ने ठीक हो चुके हों, केवल ब्लैक हेड्स वहाँ पर रह गए हों। तो यहाँ हमें जाना कि कुछ चीज़ें हम घर पे ही हैं हमारे पास जो हम उपाय कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। तो मैं हमेशा आपसे क्या कहती हूँ, आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।